की जो ई गोष्ठी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रोफेसर बी के कुटियाला जी। प्रस्तोता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो महानिदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के। हमारे बीच उपस्थित रोहतक नगर पंचनद अध्ययन केंद्र के संरक्षक श्री ईश्वरदत्त अग्गी जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मलिक जी, सचिव डॉक्टर अरुण जैन जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, और हमारे सदस्य श्री महेंद्र शर्मा जी, श्री नंदलाल गिरधर जी, अतुल खरे जी, राकेश भाटिया जी और सभी प्रबुद्ध नागरिक और बुद्धिजीवी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज की गोष्ठी का जो विषय है सुसंवादित भारत के लिए सोशल मीडिया का धर्म। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया संसार का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। सोशल मीडिया हमें विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार इत्यादि को बहुत तेजी से एक दूसरे से साझा करने में सक्षम बनाता है। एक बटन दबाने पर ही हमारे पास अत्यंत विस्तृत, संबंधित, सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। आज का विषय सुसंवादित भारत के लिए सोशल मीडिया का धर्म। इस विषय को रखेंगे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, लेकिन वो विषय रखें उससे पहले उनका मैं एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहता हूँ। वे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति रहने के बाद इन दिनों भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं। प्रोफेसर द्विवेदी देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, लेखक, संस्कृति कर्मी और मीडिया गुरु हैं। दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, स्वदेश, infoindia.com और छत्तीसगढ़ के पहले सैटेलाइट चैनल G24 घंटे छत्तीसगढ़ जैसे मीडिया संगठनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में 10 वर्ष मास कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी रहे हैं। संप्रति जनसंचार विभाग में प्रोफेसर, साथ ही मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं। राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के मुद्दों पर निरंतर लेखन करते रहते हैं। अब तक 25 पुस्तकों का लेखन और संपादन कर चुके हैं। इन्हें अनेक संगठनों द्वारा मीडिया क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज का विषय रखें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण ई संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष, मेरे गुरुदेव, मार्गदर्शक और मुझे पकड़कर यहाँ तक लाने वाले किशोर जी कुटियाला, पंचनद सोच संस्थान के विद्वत शोधकर्ता मित्रों और इस सभा में अपनी सभा सभी गण शोधकर्ता। आज का विषय निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम एक ऐसे समय जब सोशल मीडिया ने पारंपरिक मीडिया को एक गंभीर चुनौती दे रखी है। 2000 प्रिंट इज डेड नाम से किताब आई, जे गोमेज, धारणा पर बल दिया कि आने वाले समय में प्रिंट की महत्ता जो सोशल मीडिया की है
डब्ल्यू पर आधारित है, वही आने वाले समय हमारे उसकी एक रिव्यू उस किताब की उस रिव्यू में कहा गया कि ये किताब उन सब लोगों के लिए वेकअप कॉल की तरह है जो प्रिंट मीडिया में है और उनको नहीं पता कि डिजिटल माध्यम से एक नई दुनिया बन रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह की घटनाएं दुनिया के अंदर हुई और प्रिंट और बाकी जो पारंपरिक मीडिया है उसको सूचना मिली और हमने देखा कि तमाम ऐसी सूचना मिली जिसमें प्रिंट के जो बड़े संस्थान से बड़ा प्रकाशन बंद हो गया, वो अंतर डिजिटल पर बचे। ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर दोहराई गई, हिंदुस्तान के अंदर भी वो घटनाएं दोहराई गई। जैसे अंग्रेजी का एक बड़ा महत्वपूर्ण अखबार प्रारंभ हुआ, जी न्यूज ने प्रारंभ किया था, जी न्यूज ग्रुप ने, जो बहुत बड़ा ग्रुप है मीडिया का, डीएनए, वो अखबार बंद हो गया, आज वो अखबार सिर्फ डिजिटल पे है। इसी तरह हमारा उजाला के जो मालिकान है उन्होंने एक अखबार शुरू किया था डीएलए के नाम से, अभी इस तरह द आफ्टरनून डिस्पैच। इसके साथ साथ तमिल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है विहेडन ग्रुप, जिसकी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, 1926 का ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है। उसकी सारी जो पत्रिकाएं थी अब वो ऑनलाइन हो गई हैं। तो हमें इस बात से हमें ये पता चलता है कि अब जो डब्ल्यू डब्ल्यू पर बेस्ड पर जो माध्यम पर पत्रिकाएं या पत्र हैं वही सुरक्षित हैं और जो प्रिंट माध्यमों के सामने एक बार गहरा थ्रेट है। जिन कारणों से ये अखबार बंद हुए उन पर जब हम ध्यान देंगे तो उनके जो प्रबंधक है वो स्वयं इस बात को कहते हैं। जैसे जो डीएनए जब अखबार बंद हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि हम एक नए और चैलेंजिंग फेस में प्रवेश कर रहे हैं। डीएनए अब डिजिटल हो रहा है। पिछले दौरान डिजिटल स्पेस में डीएनए काफी आगे बढ़ गया है। वर्तमान ट्रेंड को देखें तो पता चलेगा कि रीडर्स ध्यान देंगे और रीडर्स खास युवा वर्ग हमें डिजिटल पढ़ना पसंद करते हैं। न्यूज़ पोर्टल जल्दी डीएनए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें वीडियो बेस्ड ओरिजिनल कंटेंट पर ज्यादा फोकस रहेगा। कृपया ध्यान दें, सिर्फ मीडियम बदल रहा है, हम नहीं। अब अखबार के रूप में आपके घर नहीं आएंगे बल्कि मोबाइल के रूप में आपके साथ हर जगह रहेंगे। ये जो वक्तव्य है ये पूरे परिदृश्य को समझने में मदद करता है किस प्रकार जो है डिजिटल मीडिया हमारी जिंदगी में जरूरी हुआ है। लगभग इसी तरह की बात डीएलए के मालिकों ने भी कही। उन्होंने लिखा, परिवर्तन प्रकृति का नियम, विकास क्रम की यात्रा का भी। सूचना विस्फोट के आज के डिजिटल युग में कागज पर मुद्रित शब्द ही काफी नहीं है, अब समय की जरूरत है कि सूचना पलक झपकते ही लोगों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से डीएलए प्रिंट एडिशन का प्रकाशन 1 अक्टूबर से स्थगित किया जा रहा है। ये सूचनाएं सिर्फ मैं आपको इसलिए देना चाहता था कि ये बताता है कि किस तरह से शिफ्ट हुआ है हमारे पाठकों का सोशल और डिजिटल मीडिया पर। सोशल और डिजिटल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोगों को एक विकास है, एक लोकतांत्रिकता दी है, अपनी बात कहने का मौका दिया है। और क्योंकि ये एक तरफा संवाद नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ से कह के बात समाप्त नहीं हो जाती है और इसमें एक लोकतंत्र के गहरे अंश कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं जिसमें साधारण व्यक्ति भी अपनी बात कह सकता है। मुझे लगता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इस नाते लोगों को ये लगा कि अब जो है कहीं ना कहीं एक नए तरीके से संवाद की जरूरत है। एक समय में बहुत थोड़े से लोग हुआ करते थे जो अपनी बात कहते थे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। आज सोशल मीडिया आने के बाद जो है हर व्यक्ति संचारक की भूमिका में है, हर व्यक्ति फोटोग्राफर की भूमिका में है। और आप देखेंगे कि जो बड़े से बड़े मीडिया संस्थान है हमारे देश और दुनिया के, उनके तुलना में आज सोशल मीडिया के जो जो मंच है वो उनसे अधिक प्रभावशाली है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया के मंच हैं वो आज हमारे बड़े से बड़े मीडिया हाउस को चुनौती देते हैं। और कई बार जो हमारे बड़े मीडिया हाउस हैं वो भी समाचारों के लिए, तमाम तरह के विचारों के लिए इनके ऊपर निर्भर है। आज है पारंपरिक समाज के अंदर महसूस
कि जो समाज का जो प्रभु है माध्यम से अपनी बातों कहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से सामान्य सी चीजों को जन आंदोलन में बदल दिया जाता है, यह भी हमने देखा है। सरकारों को बिगड़ते हुए और समाज में एक नए तरह का वैचारिक प्रवाह जो है सोशल मीडिया के वजह से प्रवाहित होता है और बिल्कुल समाज का सामान्य तबका है वह भी इसमें हस्तक्षेप करता है, समाज के श्रेष्ठ जन है वह भी हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए जो एक दूरी थी समाज में लोगों के बीच में जो गैर बराबरी थी उसको काटने का भी काम किया है। आज बड़े से बड़ा पत्रकार अपनी बात को कह के मुक्त नहीं हो सकता। आज अगर आप कोई गलत बात सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं, किसी अन्य माध्यम से कहते हैं, तो आपको ट्रोल कर दिया जाता है। ये जो ट्रोलिंग है, ये तरह से आप देखिए तो एक बड़े से बड़ा व्यक्ति आज अपनी बात कह के बच नहीं सकता। समाज की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, समाज अपनी बात कहता है और कहता है कि नहीं आप बड़े पत्रकार जरूर होंगे पर इस विषय पर आपका चिंतन ठीक नहीं है। समाज की राय ये है और कई बार हमने देखा है कि बड़े से बड़े पत्रकार सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म छोड़कर भाग गए। सिर्फ इसलिए भाग गए कि जो तेजस्विता है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया संवाद कर रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया बात कर रहा है, जिस तरह से समाज उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, जिस तरह से वहां पे नैरेटिव सेट हो रहे हैं, वहां पर अब सत्य भले थोड़ी देर में स्थापित हो पर सच को एक जगह जरूर मिलती है। क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में आज लोग सोशल मीडिया पर हैं, अपनी बातें कहते हैं, फेसबुक माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अनेक माध्यमों से अपनी बात लोग आज कहते हैं। आज लोगों को एक अधिकार मिला है, एक मौका मिला है कि वो अपनी बात रख सकते हैं और मुझे लगता है कि जब सामान्य व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत आती है, सामान्य व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति आती है, तो दोनों होता है। जहां तक दुरुपयोग की बात है उसकी चर्चाएं अनेक लोग करेंगे क्योंकि क्या होता है कि आज फेक न्यूज जा रही है, से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मेरी जानकारी में बात है, आप सब भी जानते हैं कि जब परंपरागत मीडिया बड़ा प्रभावी हुआ करता था तो फेक न्यूज नहीं फैली क्या? तभी पेड न्यूज जैसी बातें हुई। अभी तक के 14 और 19 के चुनाव में भी हमने पेड न्यूज की कहानियां सुनी और पेड न्यूज की बातें की गई। तो ये कहना कि सोशल मीडिया के आने के बाद से फेक न्यूज प्रारंभ हो गई या फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया, जरूर, क्योंकि इसमें गति है, इसमें त्वरा है, ये जल्दी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकता है, इसलिए लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। पर यह कहना ठीक नहीं है कि सोशल मीडिया के आने के बाद ही इस प्रकार सूचनाओं में विभ्रम पैदा करने का, भ्रम पैदा करने का हुआ है। ये पहले से चल रहा है। ये खबरों की प्लांटिंग, खबरों की कलरिंग, खबरों को एक नया कलर देना, खबरों को एक नया एंगल देना, खबरों को किसी के हित या अहित में इस्तेमाल करना, खबरों को प्लांट करना, पेड न्यूज करना, ये परंपरागत मीडिया का भी स्वभाव रहा है। ये कोई सोशल मीडिया इस चीज को लेकर नहीं आया, ये चीजें परंपरागत मीडिया के दौर में भी होती रही। मूल बात यह है कि हम किस प्रकार से अपने समाज एक सुसंवादित भारत कहते हैं। तो भारत का आकार प्रकार, भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, भारत का जो एक भौगोलिक परिदृश्य है वो अपने आप में बहुत बृहत्तर है और 22 भाषाएं तो हमारी संविधान की अनुसूची में है। इतनी बड़ी आबादी हमारे पास है और मुझे लगता है कि राष्ट्र को जोड़ने में, राष्ट्र को एकत्र करने में, राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी माध्यम की, किसी माध्यम को लांछित करना, किसी माध्यम को हाशिए पर ला देना, ये बहुत आसान काम, पर उसकी शक्ति का सही नियोजन करके, उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करके राष्ट्र के निर्माण में लगा देना, ये दरअसल एक राष्ट्रीय जो चेतना की जो बात होती है वो होती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर भारत बनाने के लिए, एक अच्छा भारत बनाने के लिए, एक सौजन्यपूर्ण भारत बनाने के लिए, एक आत्मीय समाज बनाने के लिए सोशल मीडिया की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि का एक सोशल मीडिया का सेमिनार था, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। अब आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग अच्छे विचारों को लेकर भी सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो पर्यावरण की गतिविधियों को किस प्रकार से एक हरित घर बन सकता है, किस प्रकार से जल का संरक्षण हो सकता है, किस प्रकार वन्य जंतुओं की रक्षा हो सकती है, ऐसे विचारों और नवाचारों को लेकर भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इसलिए समाज जीवन के जो बहुत ज्ञान विज्ञान के जितने अनुशासन हैं, उन सारे अनुशासनों के बारे में आज सोशल मीडिया में बातचीत हो सकती है।
एक माध्यम जब आता है तो माध्यम अपने आप में निर्दोष होता है, माध्यम का कोई दोष नहीं है, माध्यम तो अपने आप में निर्दोष है, क्योंकि है। कई बार होता है कि हम टूल को दोषी बताने लगते हैं, टूल दोषी नहीं होता, टूल का इस्तेमाल करने वाले, टूल का उपयोग करने वाले अगर गलत लोगों के हाथ में अखबार है वो गलत ही विचार पैदा करेंगे, गलत लोगों के अखबार हाथ में टेलीविजन है वो गलत ही विचार देंगे, पर अगर गलत लोगों के हाथ में सोशल मीडिया है तो गलत ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया को सही विचारों का, एक श्रेष्ठ विचारों का, राष्ट्रीय विचारों का केंद्र बनाना, और हमने देखा कि ये हुआ है। आज जो विमर्श है, आज जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव एक तरफा नहीं है। आज सोशल मीडिया विमर्श का केंद्र बना है। आज समाज की, राष्ट्र की बड़ी सी बड़ी समस्या पर सोशल मीडिया पर विचार और चिंतन हो रहा है। सामान्य लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं। आज ही है, इस बात सुनी जा सकती है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज उन विषयों पर हस्तक्षेप करता है। कश्मीर का सवाल हो, राम मंदिर का सवाल हो, 370 का सवाल हो, सीए का सवाल हो, समान नागरिक संहिता का सवाल हो, अनेक जो राष्ट्रीय प्रश्न हमारे जीवन के हैं, जो हमें मत रहे हैं, इन सारे विषयों पर आज सोशल मीडिया पर विमर्श होता है और इतना सुंदर डिस्कोर्स बनता है, इतना सुंदर विमर्श बनता है और पूरे समाज के अंदर एक चर्चा और वातावरण बनता है। कल पुराने समय में चौक चौराहों पर जो चर्चाएं हुआ करती थी, चौक चौराहों पर जो हम इकट्ठे होकर बात किया करते थे, चाय की दुकानों पर इकट्ठे होकर बात किया करते थे, उससे एक लोक विमर्श का सृजन हुआ करता था। लगभग वही स्थिति सोशल मीडिया पर है कि रोज एक नया विषय वहां प्रारंभ होता है, नए नए विषय ट्रेंडिंग में आते हैं, उन नए विषयों के साथ एक नया विमर्श खड़ा होता है और विषय किसी निष्कर्ष पर जाकर के समाप्त होते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो आप अपने परंपरागत मीडिया को देख लीजिए कि टेलीविजन मीडिया पर जो चर्चाएं होती हैं शाम को, उन चर्चाओं से कौन सा रस निकलता है, उन चर्चाओं से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, और जो हम सोशल मीडिया पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सारा भारत आज एक हो रहा है। बल्कि जो हम बार बार बात कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, कि पूरी वसुधा पर जो बसने वाले लोग हैं, पूरी वसुधा पर बसने वाले जो लोग हैं, वह एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और हमारा पूरा परिवार एक है, और हम सब वसुधा को सुखी बनाने के लिए, तो समुन्नत बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो सारी मानवता एक सूत्र में जुड़ करके कैसे काम करती है, कैसे कर सकती है, सोशल मीडिया हमको इसके लिए एक अवसर उपलब्ध कराता है। सोशल मीडिया ने हमें यह अवसर उपलब्ध कराया है कि हम किस तरह से पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ सकते हैं। और इसलिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी बातें ना करें, हम तो अपने भारत को एकत्र कर लें कि भारत भी अनेक बोलियों में, अनेक भाषाओं में, अनेक संस्कृतियों में, अनेक विचारों में धड़कने वाला देश है। इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे प्रांत हैं, इतनी सारी उनकी बोलियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इनको भी अगर हम जोड़ पाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस दिशा में हो सकता है कि जो कहीं भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, उन श्रेष्ठ कार्यों को दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। अनेक राज्यों में जो प्रयोग हो रहे हैं, वो पर्यावरण से जुड़े हुए प्रयोग हो सकते हैं, वो शिक्षा से जुड़े हुए प्रयोग हो सकते हैं, वहां जनजीवन से जुड़े प्रयोग हो सकते हैं, खान पान के जो प्रयोग हो सकते हैं, उन प्रयोगों को हम अनेक स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो पूरी जो एक मानवता है वह एकत्र हुई है, मानवता एकत्र हुई है, और मानवता एकत्र सिर्फ विचार विमर्श नहीं करते, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। एक नए तरह का संवाद, एक नए तरह का डिस्कोर्स इसके माध्यम से खड़ा हो रहा है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ये जो दुनिया है, सोशल मीडिया का जो ये पूरा का पूरा संसार है, इसके माध्यम से हम एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो अपने विषयों पर विचार करता है, जो अपने राष्ट्र के जो मूल बिंदु हैं, जो प्रश्न हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो संकट हैं, उसके बारे में विचार करता है और साथ में उठ करके खड़ा होता है। और आप देखिए कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। 14 का हम चुनाव देखें, 2000 में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हुआ, 19 के चुनाव में इस्तेमाल हुआ, तो राजनीतिक इस्तेमाल के हमने अनेक उदाहरण देखे हैं। और उस राजनीतिक इस्तेमाल से काफी सोशल मीडिया का जो है प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसी तरह
हम इस घटना को अपने अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्र के एकीकरण में भी हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम चुनाव में इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर हम राजनीतिक कारणों से इसका इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक विचारों के प्रचार प्रसार में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक सुंदर भारत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आज जो है सारा भारत एक है। आज दक्षिण में बैठा हुआ व्यक्ति, उत्तर में बैठा हुआ व्यक्ति, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे संगठनों से जुड़ सकता है। आज हम अलग अलग स्थानों पर लोग इस सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से ही, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही आज संवाद कर रहे हैं। कोरोना के संकट में हमने देखा कि सारा देश वेबिनारों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक अवसर भी है, इस अवसर का सतर्क और सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि टूल को दोष देने के बजाय टूल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक जमाने में अखबार टूल थे तो महात्मा गांधी ने अखबार निकाला, आज सोशल मीडिया टूल है तो हमें सोशल मीडिया का सतर्क और सही इस्तेमाल करना होगा। सोशल मीडिया के हमें योद्धा खड़े करने पड़ेंगे जो सोशल मीडिया पर नए नए विषय लेकर के सामने आए, उन विषयों को लेकर सामने आए जिससे देश जुड़ता है, जिससे देश की भावनाएं जुड़ती है, जिससे राष्ट्र की चिति जुड़ती है, जिससे राष्ट्र का एकीकरण होता है, जिससे राष्ट्र के प्रश्न हल होते हैं, जिससे राष्ट्र की समस्याएं समाप्त होती हैं। ऐसे विषयों को लोग सोशल मीडिया पर लेकर के आए। आज हम देखते हैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन मूल, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कितने सुंदर विषय सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आज वो छोटे स्थान पर बैठे होंगे पर उनका वीडियो वायरल होकर के सारी दुनिया के अंदर जो है हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको लोगों के अंदर स्थापित करता है। आज कोरोना के संकट के दिनों में भी घरों में बैठकर हमने वीडियो बनाए, अनेक सूक्तियां बनाई, चीजें तलाशी और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और लोगों तक भेजा। आज अच्छी जो चीज है, देखिए बार बार प्रोफेसर कुठियाला इस बात कहते हैं कि समाज अंततः श्रेष्ठ को ही स्वीकार करेगा, जो श्रेष्ठ होगा स्वीकार वही जाएगा, जो दोयम दर्जे के लोग होंगे वो हाशिए पर लग जाएंगे। तो श्रेष्ठ संस्कृति जो होगी उसी को अंत में विश्व में स्वीकारा जाएगा। बहुत अत्याचार करके, बहुत ही ताकत के आधार पर कोई चीज थोड़े समय के लिए स्वीकारी जा सकती है, पर अंततः जो श्रेष्ठ होता है वही समाज में स्वीकार्य होता है। तो क्योंकि भारत की संस्कृति समावेशी संस्कृति है, यह कभी नहीं कहती कि मैं ही हूं, या कभी नहीं कहती कि मेरा ही स्वीकार करो, यह कहती आप भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप में भी श्रेष्ठ होने की संभावना है। इसलिए भारत का मौलिक विचार है, एक मूल विचार है और दरअसल नैसर्गिक विचार है। और इसलिए जो इसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, जब हम इसको सनातन संस्कृति कहते हैं तो यानी कि जो हमें अपने ऋषि मुनियों से परंपरा से मिली हुई है वह संस्कृति है। और इसलिए जब हम इस संस्कृति के बारे में विचार करते हैं तो हमें पता चलता है इसके जो गुण धर्म है, इसके गुण धर्म में ही लोगों को जोड़ना है, या योजक करने की संस्कृति या लोगों को जोड़ने वाली संस्कृति है, या तोड़ने वाली संस्कृति नहीं है, या तोड़ने वाला विचार नहीं है, या हिंसक विचार नहीं है, यह किसी पर आधिपत्य करने का विचार नहीं है, यह लोगों के हृदय को जीतने का विचार है। इसीलिए अभी जब हम बात करते हैं कि हृदय से हृदय का संवाद जो होता है, दिल से दिल की जो बात होती है वो अलग ही बात होती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही अगर हम हृदय से हृदय का संवाद विकसित कर सकें, दिल से दिल का संवाद विकसित कर सकें, एक अपनत्व आत्मीयता से भरा हुआ संवाद विकसित करें, तो यह सोशल मीडिया एक वरदान के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। और इसकी जो तमाम कुछ बुराइयां देखी जा रही हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक नए तरह का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा भारत बनेगा जो लोगों के साथ कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा। और जब हम जुड़े हुए होते हैं, जब हम आपस में संवाद करते हुए होते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने संवाद को एक अलग स्थान दिया है। संवाद जो है, संवाद से हम सब प्रकार की समस्याओं का हल खोजते हैं, सब प्रकार के संकट हमारे संवाद से हल होते हैं। इसलिए आपने देखा कि हमारी संस्कृति में संवाद को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति संवाद की संस्कृति है। मीडिया और पत्रकारिता तो ये तो बाहर के शब्द हैं, ये हमारे शब्द हैं नहीं। हमने संवाद को बहुत महत्व दिया और इसीलिए संवाद के अवसर तलाशे हम कुंभ के माध्यम से, मेलों के माध्यम से, अनेक जो हमारे धार्मिक
पर्व होते हैं, उनके माध्यम से हम संवाद रचते हैं। वह संवाद प्रकृति से भी होता है, वह संवाद समाज से भी होता है, वह संवाद नदियों से भी होता है, जब हम नदी का पूजन करने के लिए जाते हैं। वह संवाद पेड़ पौधों से भी होता है। तो ये जो संवाद है, या प्रकृति पर आधारित संवाद है, जिसमें प्रकृति जुड़ती है, सारा समाज जुड़ता है, सारे समाज को हम हृदयंगम करते हैं। और जब कुंभ में जाकर के हमारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते थे, तो वहां पर एक विमर्श होता था, और उस विमर्श से जो निष्कर्ष निकलते थे, जो निकष निकलते थे, वो सारे समाज के अंदर जाते थे। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आज दैनिक और निरंतर संवाद के अवसर हमें मिले हैं। इस दैनिक और निरंतर संवाद के अवसर का हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। अच्छी वृत्तियों का, अच्छे विचारों का, भारतीयता के विचार कहते हैं, जिसको हम मानवता का विचार कहते हैं, जिसको हम श्रेष्ठता का विचार कहते हैं, जिसको हम आर्यत्व का विचार कहते हैं, और जिसको हम कहते हैं कृणवंतो विश्व आर्यम, सारे विश्व को हम आर्य बनाएंगे। आर्य बनाने का मतलब है सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल कर हम अधिक से अधिक अपने विचारों को प्रक्षेपित करने का माध्यम इसको बनाएं। एक सुंदर भारत बनाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का इस्तेमाल करें, और एक सुसंवादित भारत हमारी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। मुझे आज इतनी ही बात कहनी थी। मैं प्रोफेसर कुटियाला को सुनने के लिए व्यग्र हूं। काफी समय के बाद उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा, और आपने मुझे याद किया, मुझे इस मंच पर प्रोफेसर कुटियाला के साथ बैठने का अवसर दिया, और इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। गुलशन तनेजा जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस मंच पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। गुलशन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खूबसूरती से आज आपने बात रखी कि समाज की बड़ी बड़ी समस्या भी हम सोशल मीडिया से सुलझा सकते हैं, चिंतन करके, विचार करके। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपना विचार रख सकता है, और इससे देश को जोड़ने में, देश को एक करने में काफ़ी अच्छी भूमिका रहेगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जुड़े हुए साथियों से कि वे कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो चैट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक चैट के माध्यम से कोई प्रश्न आता है, कोई वैसे ही प्रश्न पूछना चाहता है? चैट के माध्यम से सभी ने सर को शुभकामनाएं दी। कोई प्रश्न नहीं है। सर की जो व्याख्या है बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है आप आगे बढ़ाएं। किसी ने कोई प्रश्न, आप आगे कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं प्रोफेसर बी के कुटियाला जी से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी अध्यक्षीय वक्तव्य रखें सर। जी प्रश्न कोई नहीं है? अभी तक तो कोई आया नहीं सर। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टॉक है, इसमें कोई अपने आप ही प्रश्न उत्तर सब बीच में ही थे सर। सभी ने कहा बहुत बढ़िया उद्बोधन, बहुत बढ़िया, नमस्कार। कुछ साथियों ने अपने उनको बधाई दी है, अद्भुत कौशल। बाकी कंप्रेहेंसिव टॉक तो सभी ने सर समझ आ गया है सर का। कौन बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, आपकी आवाज हमेशा आती है, बोल सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ, मेरा प्रश्न था प्रोफेसर, आदरणीय प्रोफेसर संजय जी से। हाँ जी सर, हाँ जी। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर उदयभान सिंह जी।
होता है, फेक न्यूज से ज्यादा अगर प्रचारित सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती है, तो किस प्रकार से इसका निषेध किया जाता है? विद्वान सिंह, हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? उल्फत जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी? हेलो, आप हाँ, अपना प्रश्न फिर से पूछें, आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है अब? जी हाँ जी, आ रही है। सर कैमरा बंद कर लेंगे, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। आप अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। प्रश्न है आदरणीय संजय जी से। जी बताएं। सोशल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने जितनी सुविधा दी है उससे ज्यादा उनका दुरुपयोग हो रहा है। फेक न्यूज सबसे ज्यादा अगर किसी में आ रही है तो सोशल मीडिया में ही आ रही है। तो इसका निषेध किस प्रकार से किया जा सकता है? डॉक्टर उदयभान सिंह, सचिव, यमुनानगर पंचनद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र। द्विवेदी जी अनम्यूट कर लें अपने आप को आप सर। मेरा प्रश्न आपको आपने सुन लिया ना? सुन लिया। द्विवेदी जी बता जी, रहे मेरा हैं। मानना है कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो एक टूल होता है और आजकल फैक्ट चेक की सुविधाएं आ गई हैं, अनेक ऐसे साधन हमारे पास हैं जिनसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं उन पर कड़ी करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की जो वृत्ति है रोका जा सके। क्योंकि जो माध्यम है, माध्यम सभी को उपलब्ध है। जो गलत लोग हैं उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जो सही लोग हैं उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, रचनात्मक इस्तेमाल करेंगे, समाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर जो तोड़ने की वृत्तियों के लोग हैं वो समाज को तोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो फैक्ट चेक के माध्यम से हम चीजों को चेक कर सकते हैं कि वो खबर सही है या गलत है। खबर को सही फैक्ट चेक किए बिना खबर को हम आगे ना बढ़ाएं, पहली जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है। हमें कोई चीज सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है, हम तत्काल उसको कर देते हैं। तो इस खतरे से हमें बचना है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं उनका फैक्ट चेक करने के बाद ही उनको आगे बढ़ाएं। दूसरा कि जो लोग इस प्रकार की चीजें करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की वृत्ति को, इस प्रकार की प्रकृति को रोका जा सके। यही उपाय है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सही और रचनात्मक इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस पर जो गलत तत्व हैं या जो गलत वृत्तियों के लोग बैठे हुए हैं उनको निश्चित रूप से उनका हरेसमेंट किया जाना चाहिए, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, यदि इजाजत है तो। जी जी प्रोफेसर तनया, धन्यवाद जी। जी बताएं जी बोले। नमस्कार सभी को। प्रोफेसर संजीव द्विवेदी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रस्तुति रखी है। मैं खासतौर पे दो बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जो उन्होंने रखी हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा विशाल भारत को संगठित करने में बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, और वास्तव में हम आज ये देख पा रहे हैं कि ऐसा संभव हो रहा है। और वास्तव में पूरे विश्व को, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम इसमें संगठित कर सकते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने रखी कि सोशल मीडिया एक सुंदर भारत बनाने का एक अच्छा माध्यम है। मैं इसमें की बहुत बात जो रखी इन्होंने, मैं उससे सहमत हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति और समाज और वेदों के हिसाब से सबसे पहले पत्रकारिता का जो शुरुआत मानी जाती है वो हमारे ऋषि नारद मुनि से मानी जाती है, नारद मुनि जी से। और मैं मानता हूँ कि उनकी तरफ से पत्रकारिता नहीं बल्कि वो एक सोशल मीडिया के द्वारा ही होती थी, छप्पों के द्वारा ही होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाकर होती थी। वो बात अलग है कि उसके दोनों पक्ष देखे जाते हैं। तो मैं सबसे बड़ा जो आज सोशल मीडिया को हम देखें तो उस रूप में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज को बढ़ाया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।
एक सर अब चैट के माध्यम से भी कुछ प्रश्न आने शुरू हुए हैं। एक हमारी स्टूडेंट है, वो पूछ रही है कि जो एडिक्शन है सोशल मीडिया की, वो उससे कई नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स जैसे कि स्ट्रेन, आई प्रॉब्लम्स, फटीग, डिस्ट्रैक्शन ये आते हैं। तो जिससे सोशल मीडिया मतलब इन चीज़ों को भी जो है देता है। निश्चित रूप से गुलशन जी, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, हमें इस चीज को बताया गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति बुरी है कि आप अगर सोशल मीडिया या मोबाइल पर लगे हैं तो सिर्फ उसी पर लगे हैं, बाकी आपके जीवन में कोई काम नहीं बचा है। तो चर्या में सोशल मीडिया का स्थान होगा। सोशल मीडिया सोशल मीडिया जीवन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। पर अगर आपने सोशल मीडिया को एक जीवन मान लिया तो निश्चित रूप से आपको कष्ट प्राप्त होता है। एक दिनचर्या है, उसमें कितना समय सोशल मीडिया को देना है आपको तय करना पड़ेगा। आप अपने सारे कामों का विराम दे करके अगर सोशल मीडिया पर ही रात दिन व्यस्त रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा, स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, एक संयमित इस्तेमाल सोशल मीडिया का होना चाहिए। जैसे हम बहुत अधिक भोजन कर लें तो भी बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो एक सीमा में ही चीजें होनी चाहिए। अगर संयमित इस्तेमाल हम उसका करेंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जी, काजल को इसका उत्तर मिल गया है। और एक प्रश्न और रविंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्या आम आदमी के लिए पॉजिटिव थॉट्स दे ऐसा कोई चैनल कभी आएगा? कि मुझे लगता है कि अगर आपको पॉजिटिविटी की तरह जाना है तो बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स के भी चैनल हैं। आप देखेंगे जो हमारे स्पिरिचुअल चैनल्स हैं खासकर, और सोशल मीडिया पे भी तमाम ऐसे सोशल संदर्भों पे काम करने वाले चैनल हैं। और इसी तरह ऑनलाइन मीडिया पर आप जाएंगे www पे, तो अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ सकारात्मक संदेश देने का काम करती हैं, जिसमें सिर्फ जीवन के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, आपके जीवन को सुखी बनाने का तमाम सारा विचार है। इसके अलावा टीवी के बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का चैनल हो या अनेक चैनल है जिन पर लगातार सकारात्मकता की बातें की जाती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सकारात्मक विचार करने वाले लोग नहीं है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होती, बुरे की चर्चा ज्यादा होती है, अच्छे का प्रचार प्रसार कम होता है। अगर हम खोजेंगे तो हमको ऑनलाइन मीडिया पर अनेक ऐसे चैनल मिलेंगे जो पीस के बारे में, जिंदगी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, पीस ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं। जी धन्यवाद सर। इसके बाद चैट में तो कोई प्रश्न है नहीं। और मैं कुटियाला सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अध्यक्षीय टिप्पणी, अध्यक्षीय वक्तव्य रखने के लिए उनसे गुजारिश। मेरे मित्र और सहयोगी संजय जी द्विवेदी और शोध संस्थान के गुलशन कनेजा जी, के सभी सदस्य, ये डिस्टर्बेंस क्या आ रही है? अब तो ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है सर, ठीक आ रही है सर आपकी आवाज, ठीक आ रही है। हाँ जी हाँ जी सर मैंने कर दिया। इस तरंग गोष्ठी में सहभागिता करने वाले सभी बहनें और भाई, प्रोफेसर संजय को एक नया दायित्व मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। एक ऐसा राष्ट्रीय संस्थान जिसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय है और जहां से भविष्य के संवादक बनने वाले हैं, जो आप सोशल मीडिया की बात करने वाले हैं, कर रहे हैं,
और जो भिन्न भिन्न व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से जो समाज में संवाद स्थापित करने वाले हैं, संवाद के जो निर्माता हैं, संवाद के जो संवाहक होने वाले हैं, संवाद के जो गेटकीपर होने वाले हैं, संवाद की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, ऐसे लोगों का प्रशिक्षण भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में होता है। 55 वर्ष का पुराना ये संस्थान है और इसका दायित्व जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है वो संजय जी को मिला है और पंचनद शोध संस्थान की ओर से और मैं अपनी व्यक्तिगत तौर से संजय जी को इस कार्य के लिए, इस दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब पंचनद के सभी परिवार के सदस्य आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको बधाई देते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि आप अपनी प्रतिभा का उचित प्रदर्शन करके यहाँ पर इस संस्थान को और आगे ले जाने में और जो राष्ट्रीय हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में आप सहायक होंगे। पंचनद शोध संस्थान की शुभकामनाएं आपके पास ये सदैव बनी रहेंगी। आज का जो विषय बहुत ही सारगर्भित रूप से संजय जी ने हम सबके सामने रखा है और प्रश्न फेक न्यूज़ के बारे में हमारे पंचनद के साथियों की बहुत चिंता प्रश्नों के रूप में आई है और एडिक्शन के रूप में भी आई है। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अति तो सब जगह वर्जित है। अगर आप मिठाई ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार होंगे, मगर उसके कारण से हलवाई के काम को बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार से ऐसे कहा जाता है ना कि बेटा तो कुपूत हो सकता है मगर माँ कुमाता नहीं हो सकती। इसी तरह से जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया भी है, वो अपने आप में मूल्यों से रहित है। उसको उसमें आप क्या डालते हैं, क्या करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें तो मेरी और आपकी क्या भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चलो हम मान लीजिए हम कोई किसी व्हाट्सएप पे, किसी फेसबुक पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम में कोई नया कंटेंट नहीं डालते, परंतु हम फॉरवर्ड कौन सा करते हैं? क्या जब भी हम कोई नकारात्मक देखते हैं, अराष्ट्रीयता देखते हैं, कोई अमानवीय चीज देखते हैं, तो उसको हम ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं या हम जो सकारात्मक होता है, जो अच्छा होता है, जिससे समाज में सद्भाव फैलने वाला हो, उसको करते हैं? आप देखेंगे कि जो सब लोग इस गोष्ठी में है वो सब जो है वो नकारात्मक को फैलाव नहीं देते, उसको विस्तार नहीं देते। उसको पढ़ते भी होंगे तो पूरा नहीं पढ़ते होंगे, उसको फॉरवर्ड करना तो अलग बात होगी। उसकी अगर ट्विटर पे, फेसबुक पे, तो उसका काउंटर करने की तो आप प्रयास कर सकते हैं, मगर उसका प्रचार प्रसार, उसको संवादित आप नहीं करते। इसलिए जो समाज की सृजन शक्ति है वो जब संवाद के प्रक्रिया में सक्रिय हो जाती है तो संवाद जो है वो सुसंवादित बन जाता है, सुसंवाद बन जाता है। परंतु जब समाज की जो दुर्जन शक्ति है वो बहुत कम संख्या में होती है, वो ज्यादा सक्रिय होती है और सृजन शक्ति थोड़ी निष्क्रिय होती है, तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि समाज में बिखराव होता है, समाज टूटता है। जब हम सुसंवादित समाज की बात करते हैं तो सुसंवादित समाज अर्थात क्या? 2-3 उदाहरण हैं इसके। आपको ध्यान है कि 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ।
65 में हुआ, 71 में हुआ। शास्त्री जी ने एक आह्वान किया कि सोमवार के दिन हम व्रत करेंगे, भोजन नहीं करेंगे और अनाज की बचत करेंगे। सोशल मीडिया नहीं था, केवल आकाशवाणी के माध्यम से ये समाचार था और कोई ऐसे माध्यम नहीं थे। बहुत कम लोग ही रेडियो रखते थे, बहुत कम लोग समाचार सुनते थे, परंतु ये जो संदेश था ये ऐसा पूरे देश में फैला कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से मणिपुर तक ये सब लोगों ने वो उस बात को माना और स्वीकार किया। इस संवाद के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा उदाहरण था ये। इसी तरह से जब आपातकालीन स्थितियां बनी और आपातकालीन स्थितियों में जब मीडिया पे रोक लगी, तो आप सबको मालूम है, जो उस समय थोड़ा बहुत सक्रिय थे, कि अंडरग्राउंड मीडिया ने समाज को राजनीति की सीमाओं को तोड़ते हुए अंडरग्राउंड मीडिया ने समाज को जोड़ा, सुसंवादित किया और उस सरकार को उखाड़कर फेंकने में एक मानसिकता पूरे समाज की बनाई। हाल ही में, इसमें बहुत उदाहरण है, सभी उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में हमारे नेतृत्व ने कहा कि कर्फ्यू रहेगा, चारों तरफ संदेश गया और कर्फ्यू हुआ, समाज संवादित हुआ, समाज ने उस अच्छे संदेश को माना और उसका प्रदर्शन किया। इसी तरह से थाली बजाने का हुआ, दीप जलाने का हुआ। ये जो उदाहरण है ये सिद्ध करते हैं कि जब जब समाज के हित में संवाद को बनाने का प्रयास किया जाता है तो समाज उसको ना केवल उसको स्वयं ग्रहण करता है मगर उसको आगे विस्तार भी देता है और विस्तार भी देता है, उसको क्रियान्वयन करने का भी उसका मन बनता है और क्रियान्वयन करके दिखाता है। ये जो साधन बना है ये पहले साधन सीमित थे, कुछ लोगों के हाथ में थे। समाचार पत्र 15-20 लोगों का होता था, एक टेलीविजन न्यूज चैनल का एक बुलेटिन 15-20 लोगों पे निर्भर होता है। कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो 2-2, 4-4 लोगों के माध्यम से चलती हैं। लोग बहुत काम करते हैं मगर उसमें क्या कहना, क्या बोलना, क्या दिखाना, वो 2-4 लोग ही निर्णय करते हैं। इसलिए एक समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रचना हुई जिसने कहा कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का एक मार्ग होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए और वो सोशल मीडिया बना। उस सोशल मीडिया में सौभाग्य से ये ऐसा सोशल मीडिया है जो सहज उपलब्ध है। इसके लिए ना तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जानने की आवश्यकता है, ना ही बहुत बड़े अर्थ की आवश्यकता है। कम या ज्यादा में आप अपनी बात को कह सकते हैं, दूसरे की बात को संजय जी ने कुंभ की बात की, तो आप जानते हैं कि जो बात आज हमें बताया जाता है कि कुंभ केवल जलाशय में नहाने की व्यवस्था है, उससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं था। कुंभ का क्या था कि 6 वर्ष में, 12 वर्ष में, 3 वर्ष में, 1 वर्ष में अपने जो संत महात्मा लोग होते थे, जो तपस्वी सन्यासी होते थे, वो तपस्या के लंबे काल के बाद फिर समाज में आते थे और उस तपस्या के कारण जो विज्ञान को समझते थे, उनकी समझ होती थी, जो उनकी डिस्कवरीज होती थी, जो उनको प्रकृति की बारे में समझ आती थी, उसको कुंभ के मेले में वो सत्संग के माध्यम से वहां के संत जनों को बताते थे। वहां पर सभी संत जन तो वहां जाते ही थे और प्रजा भी वहां जाती थी। जो संत जन वहां जाते थे वो वापिस अपने अपने प्रदेशों में जाकर के और आगे इसका संवाद बनाते थे और अंततोगत्वा
हर गांव का, हर नगर का जो देवालय होता था, हर मोहल्ले का देवालय होता था, वहां तक वो ज्ञान की बात जाती थी। और वो जो जो व्यक्ति ने अमरनाथ में बैठ करके अपना जो तप तपस्या की है, उसकी तपस्या में जो उसकी अनुभूतियां हुई, जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो देवालय दूर सुदूर में तमिलनाडु और कन्याकुमारी के गांव तक वो पहुंचती थी। ये सुसंवादित समाज जब बनता था, इस प्रकार से 3 स्तरों की जो रचना होती थी, उस रचना से क्या होता था, एक समाज ऐसा बनता था जिसमें विचारों की बाहुल्यता होती थी, कई तरह के विचार होते थे, विचारों पे विमर्श करने की एक परंपरा बनती थी, और विचारों को स्वीकार करने की या स्वीकार ना करने की एक विकल्प समाज के पास रहता था। परंतु एक कॉमन मेंटेलिटी, कॉमन थॉट प्रोसेस, एक पारस्परिक सहभागिता की एक वैचारिक प्रथा बनती थी। तो उसके कारण से एक सुसंवादित समाज बनता था। ये कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इसमें विघन रहा। सोशल मीडिया ने इसको बनाया है। और जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो सोशल मीडिया में 1 to 1, एक से एक से अनेक, अनेक से एक और अनेक से अनेक की स्थितियां बनती हैं, तीनों स्थितियां बनती हैं। इस स्थितियों में जब हम देखते हैं, अभी उदय जी ने कहा कि ज्यादातर फेक न्यूज होती है, मुझे लगता है कि ये विश्लेषण का विषय है कि ज्यादातर अच्छा विषय होता है, ज्यादातर हम एक दूसरे को सद्भाव की भावना से देखते हैं, हम सब सुबह मंगल कामना करते हैं, त्योहारों पे मंगल कामना करते हैं, और बीच में कभी कभी कोई व्यक्ति जो है वो कुछ शरारत करता है और समाज को थोड़ा उदास करने में, समाज को थोड़ा तोड़ने में, समाज को थोड़ा असंतुष्ट करने में प्रयास करता है। परंतु यदि सामग्री अधिक सकारात्मक होगी तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए जब हम सुसंवादित समाज की बात करते हैं, परम पूज्य गुरु जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम समृद्ध समाज बनाते हैं, संपन्न समाज की कल्पना करते हैं, जब हम सक्षम समाज की कल्पना करते हैं, हमारा ऐसा समाज हो जिसके ऊपर कोई आंख ना उठा सके, ऐसा समाज हो जो जिसमें निर्धन कोई ना हो, ऐसा समाज हो जिसमें अशिक्षित कोई ना हो, ऐसा समाज हो जो जिसमें कोई, अगर कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है तो उसको भी देखभाल करने की बात हो, जिसमें बच्चों और बूढ़ों की देखभाल ठीक से होती है, ऐसा समाज जब बनाना है तो उसमें समाज में बड़ी मात्रा में और अच्छा संवाद होने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया इस काम को करने के लिए न केवल सक्षम है, वो कर भी रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे कि मन की बात ही नहीं केवल, परंतु कितने ही हमारे संत महात्मा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को न केवल शिक्षित कर रहे हैं परंतु आनंदित भी करते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि संजय जी ने बड़ी सारगर्भित एक व्याख्या सोशल मीडिया की भूमिका संवादित समाज बनाने के लिए की है। हमें इस विषय को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, पंचरत्न के माध्यम से इसको और बढ़ाना चाहिए। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय को और केंद्रों में भी हम उनसे रखवाने का प्रयास करेंगे। और अब आप उत्तर भारत में आ गए हैं तो पंचरत्न के साथ आपका लगातार संपर्क और इंटरेक्शन बना ही रहेगा, ऐसी मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे रोहतक नगर पंचरत्न अध्ययन केंद्र के हमारे संरक्षक श्री ईश्वर दत्त अग्गी जी से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद प्रस्ताव रखें। प्रदीप तिवारी जी इनको अनम्यूट कर देना, पूनम के नाम से जुड़े हुए जी। गुलशन जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। मेरा नमस्कार सभी को। आज का विषय प्रोफेसर द्विवेदी जी ने बड़े अच्छे ढंग से रखा।
विषय जैसे सार्वभौम उसका स्वरूप है, इसी प्रकार से हर एक छोटे बड़े व्यक्ति से ये जुड़ा हुआ विषय है। जब उन्होंने अपने विस्तार के साथ उसके सोशल मीडिया के उपयोग की अच्छी अच्छी बातें बताई, तो मेरे मन में भी एक शंका थी, जिसका बाद में निराकरण कुछ कुठियाला जी ने किया है। स्वयं द्विवेदी जी ने भी कहा कि किसी भी वस्तु का उपयोग अच्छे या बुरे दोनों ढंग से किया जा सकता है, लेकिन ये बात ठीक है कि आज का समाज इसकी उपयोगिता से बहुत लाभ उठा रहा है और हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी शंका इसमें यही है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कुठियाला जी ने बताया संजय जी के पास अब नया दायित्व आ रहा है, उसके माध्यम से शायद वो उसको कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ, यानी सोशल मीडिया पर कोई बात आई और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और नहीं भी किया, मान लीजिए बात अच्छी नहीं है और वो उसको अप्रिसिएशन तो नहीं मिली, लेकिन उसकी जो दुर्गंध है वो कुछ ना कुछ समाज को दूषित जरूर करती है। तो मेरा ये मानना था कि हम लोग इस प्रकार का वातावरण बनाने की चेष्टा करें कि जो जिसको कहते हैं फेक न्यूज या इस प्रकार के अनुपयोगी बातें हैं, उसका कम से कम प्रसारण हो, उसका कम से कम विस्तार हो। ये एक चेतावनी समाज की तरफ से, समाज के माध्यम से सोशल मीडिया के लिए है कि हम सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसको अच्छे रूप में ही करने का प्रयास करें और एक दूसरे के माध्यम से इसको निखारने का प्रयास करें। ये संवाद का बहुत अच्छा माध्यम है और इस पर हमें जो प्रभु की कृपा से एक बहुत अच्छा एक मंच मिला है, उस मंच का उपयोग करते हुए हम इसको, जैसे संजय जी ने कहा, मैं पंचनद की ओर से उनका धन्यवाद, कुठियाला जी का भी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से हमें जो बात है, क्योंकि आपने जो बात शास्त्री जी की या दूसरी बातें कही हैं, उसमें जो मूल रूप में सर्वजन हिताय की बात थी, वो इस प्रकार की बात आती है तो पूरा वातावरण उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया का कंपटीशन हो, बल्कि सभी लोग लाइक वाले ही बढ़ते चले जाएं और जो डिसलाइक वाली बात है वो मूल रूप में ही समाप्त हो जाए। ये हम किसी भी दोष को पूर्णतः निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर अंकुश जरूर डाल सकते हैं कि दोषपूर्ण वातावरण न बने। उसके लिए जो सकारात्मक वातावरण है उसको और अधिक बढ़ावा मिले, ये प्रेरणा हमें आज के इस प्रवचन से प्राप्त हुई है। मैं द्विवेदी जी का, मैं कुठियाला जी का और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि इसमें से हम कुछ ग्रहण करके आगे समाज को वितरित करेंगे और समाज को इस प्रकार की प्रेरणा देंगे कि वो अच्छे भावों को अंगीकार करते हुए उनके प्रोत्साहन में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद।